हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रूल्स ऑफ नाउन जो सिलेबस में हमारे चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4A इसको आज की वीडियो में करेंगे। कल के वीडियो में इसके आगे की दोनों एक्सरसाइज करेंगे। तो ये पहला है कि फिल इन द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। मतलब ये रिक्त स्थान इसको भरना है और ये प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है और इसके प्रत्येक सेंटेंस के आगे ये दिया गया है वर्ब, इसी में से हमको भरना है। जैसे बी लिखा है तो बी का मतलब इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में जो है ये सेंटेंस है, इस वजह से बी के अंतर्गत तो होता है कई ठो, इज एम आर वाज वेयर बीन, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, इस वजह से हम केवल इज एम आर में से ही हमको चुन के लगाना है। तो पहला वाक्य है देयर डैश प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। तो इसमें इसमें हम कैसे लगाना है, इसमें बी से ही, बी फैमिली का ही हमको लगाना है, इज एम आर से लगाना है। पहले हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। तो देयर मतलब यहाँ प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स, प्लेंटी मतलब बहुत सारे, एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण, टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, दिस पॉइंट मतलब इस बिंदु की, यानी इस बिंदु की व्याख्या करने के लिए या इस बिंदु को समझाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, एक बार हम रख के देखते हैं क्या इज होगा। अगर इज लगाते हैं तो यहाँ तो इस तो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, पर यहाँ तो प्लेंटी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो फिर हम दूसरा रख के देखते हैं क्या आर होगा। देयर आर, आर यहाँ पर फिट बैठता है क्योंकि आर प्लूरल के साथ आता है। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं तो यहाँ पर इज नहीं, यहाँ पर आर ही आएगा। उसके बाद अच्छा एम तो आ ही नहीं सकता, एम तो अपने लिए हम इस्तेमाल करेंगे हूँ, तो उसका तो यहाँ काम ही नहीं है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। दूसरा है नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़, ये भी बी फैमिली से ही इसमें चुनना है, इज एम आर से। तो इसकी हिंदी क्या होगी पहले देखते हैं। नो न्यूज़ मतलब कि कोई समाचार, किसी समाचार का ना होना, डैश गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ मतलब अच्छा समाचार है। ये बात कही जाती है इसलिए क्योंकि समाचार में अक्सर अक्सर क्या प्रायः हम देखते हैं, चाहे टीवी का हो चाहे अखबार का, न्यूज़पेपर का हो, उसमें बुरी खबरें ही आती हैं। कहीं हत्या हो गई, लूट हो गई, बलात्कार हो गया, कहीं कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, केवल बुरी न्यूज़, कहीं प्लेन क्रैश हो गया, कहीं गाड़ी पलट गई। तो अगर कोई न्यूज़ नहीं आ रही है मतलब कि अच्छी, तो वो अच्छी न्यूज़ है, यानी कुछ बुरा नहीं हुआ इसीलिए कोई न्यूज़ नहीं आ रही, कोई समाचार नहीं आ रहा है। न्यूज़ मतलब होता है समाचार, और न्यूज़पेपर मतलब होता है समाचार पत्र, पेपर से वो पत्र जुड़ जाता है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पीछे हमने पढ़ा है कि न्यूज़ सिंगुलर वर्ड है, ये सिंगुलर में इस्तेमाल होता है। तो सिंगुलर में क्या लगाते हैं, सिंगुलर में इज लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। उसके बाद तीसरा है मीजल्स डैश ए डिसीज़, मीजल्स में भी बी से ही हमको, बी फैमिली का ही लगाना है। तो मीजल्स एक बीमारी है, मीजल्स को हिंदी में बोलते हैं गलसुआ। तो इसकी इस लाइन की हिंदी हुई मीजल्स, तो बीमारी का नाम हो गया, फिर डैश ए डिसीज़, ए डिसीज़ मतलब एक बीमारी। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर हम इज़ लगाएंगे क्योंकि मीजल्स एक बीमारी है, वो सिंगुलर में ही इस्तेमाल होगी। एस भले ही इसमें लगा हुआ है मीजल्स में, लेकिन वो सिंगुलर ही इस्तेमाल होगी। तो मीजल्स इज ए डिसीज़ हो जाएगा। चौथा दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश मी 60 रुपीज़, और इसके सामने जो वर्ब दी गई है वो है कास्ट। तो इसमें ये देखना है कि हमको क्या लगाना है। तो इस लाइन का पहले हम अर्थ देखते हैं। तो दिस पेयर मतलब इस जोड़ी का, ट्राउजर्स, ट्राउजर मतलब होता है पजामा। तो लेकिन हम लोगों ने पीछे इस पार्ट में पढ़ा हुआ है कि ट्राउजर से जो शब्द है वो ट्राउजर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो दोनों पैंट का, एक तरफ की जब बात होगी, एक पैर का जो पजामा है वो हो जाएगा ट्राउज़र, पर दोनों पैर के पजामा हो जाएंगे ट्राउजर्स। हम सदैव ट्राउजर से ही बोलेंगे। और ट्राउजर्स प्लूरल होता है क्योंकि वो दो पैर की बात हो रही है। तो इंग्लिश और हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, दो यानी प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। संस्कृत में तीन वचन होते हैं,
एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में एक वचन होगा या तो बहुवचन होगा, सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। तो ट्राउजर्स प्लूरल ही होगा। लेकिन इसमें पीछे पेयर लग गया है, दिस पेयर ऑफ, मतलब कि पजामे की यह जोड़ी। अब यहाँ मामला सिंगुलर में आ गया इस पेयर के लगने की वजह से, दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इस लाइन की वजह से, इस दिस पेयर ऑफ की वजह से ये यहाँ पर सिंगुलर होगा। तो कास्ट में हम यहाँ क्या लगाएंगे? अच्छा, इसका अर्थ होगा कि ये जो पजामा है, पजामे की यह जोड़ी मुझे 60 रुपीज़, कास्ट मतलब कि उसका जो मूल्य है, उसका जो प्राइस है, यानी मुझे 60 रुपये की पड़ी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कास्ट्स, मतलब कि कास्ट में हम ये जो कास्ट लिखा है, इस कास्ट में हम एस जोड़ देंगे, इस कास्ट में हम एस जोड़ देंगे, क्योंकि एक नियम होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, इस वजह से कास्ट हो जाएगा। अब पांचवा देख लेते हैं, सीप डैश अस वूल, सीप मतलब भेड़ हमें ऊन देती है। यहाँ गिव लगा हुआ है तो हमको ये देखना है कि हम क्या लगाएंगे। तो देखिए, सीप के बारे में हमने पढ़ा है कि सीप एक वचन भी है और बहुवचन भी है, उसमें सीप्स नहीं होगा, सीप ही होगा। तो हम यहाँ पर गिव भी कर सकते हैं और गिव्स भी कर सकते हैं। जब हम भेड़ को मानेंगे कि एक भेड़ की बात हो रही है तो हम गिव्स करेंगे, क्योंकि एक वचन प्रेजेंट टेंस में एक वचन के साथ जो वर्ब में ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ एस जोड़ देते हैं, तो ये गिव्स हो जाएगा। और अगर हम एक से अधिक सीप मानते हैं तब हम केवल गिव लिखेंगे, सीप गिव अस वूल। तो ये दोनों प्रकार से सही है, लेकिन यहाँ पर तो आप गिव्स लगा सकते हैं लेकिन जानते रहिए यही कि अगर जब बहुवचन होगा, एक से अधिक सीप होगी अगर, तो हम केवल गिव लगाएंगे। छठवां है वेयर डैश सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची। तो कैंची में दो होता है, उसमें दो लोहे लगे रहते हैं, एक ऊपर एक नीचे, जो दोनों एक साथ जब दबते हैं तो दबने वाली चीज़ को काटते हैं, तो उसको कैंचिया सही उसका जो उच्चारण होगा या जो संबोधन होगा वो कैंचिया होगा। तो वेयर मतलब कहाँ, द सीजर्स, कैंचियाँ कहाँ हैं, तो हमको बी फैमिली से ही इसमें चुनना है। तो बी में इज एम आर में तो कहाँ हैं, यानी प्लूरल हो गया, सीजर्स जो है वो प्लूरल हो गया, जैसे ट्राउजर्स प्लूरल होता है। तो यहाँ पर हम आर लगा देंगे कि कैंचियाँ कहाँ हैं। फिर सातवां देखते हैं, कश्मीर डैश ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स एवरी ईयर। कश्मीर डैश ए लार्ज नंबर मतलब कि एक बड़ी संख्या में, ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स मतलब किसकी बड़ी संख्या, टूरिस्ट्स की, यात्रियों की बड़ी संख्या में, एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष। और इसमें जो वर्ब है वो है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, यानी कश्मीर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में यात्रियों को आकर्षित करता है। तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ भी हम अट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि कश्मीर एक वचन है। पीछे हमने नियम बता ही दिया है कि एक वचन में हम वर्ब में ही सी ईट और एक वचनकर्ता के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम एस जोड़ देंगे। आठवां देखते हैं, 3 डजन ऑरेंज बॉट फॉर द चिल्ड्रन। तो यहाँ किताब में ऑरेंज लिख गया है, लेकिन ऑरेंज तो किलो में मिलता है, तो हम यहाँ पर एक तरह से सोच लेते हैं कि बनानाज की बात हो रही है, लिखा हुआ है बनानाज। इस ऐसा है कि जो हमने कहा इसका इस रूल से या ग्रामर से कोई मतलब नहीं है। अगर ऑरेंज भी लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए कह रहे हैं कि वहाँ बनानाज लिख लीजिए अपने मन से, या सोच लीजिए कि बनाना लिखा हुआ है वहाँ, बनानाज। तो यहाँ पर जो है 3 डजन, चूँकि पीछे 3 लग गया है, 3 लिखा हुआ है, इस कारण से डजन में एस हम नहीं जोड़ सकते। 3 लिख गया है या 2 लिख गया है, इस वजह से हम डजन में एस नहीं जोड़ेंगे। पर ऑरेंज में वो जो यहाँ इधर वाक्य रहेगा, ऑरेंज रहे या बनानाज रहे, उसमें हम एस को जोड़ेंगे। तो बॉट फॉर द चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए खरीदा गया या खरीदे गए, तो
इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे कि 3 दर्जन केला नहीं कहेंगे, 3 दर्जन केले कहेंगे। अगर मान लीजिए संतरा ही है यहाँ पर, तो ये नहीं कहेंगे कि 3 दर्जन हमने संतरा खरीदा, हम कहेंगे 3 दर्जन संतरे खरीदे। यही कारण है कि यहाँ ऑरेंज या बनानाज आएगा। हिंदी में बोलकर आप बहुत बार समझ सकते हैं कि वहाँ पर अंग्रेजी में क्या होगा। तो 3 दर्जन संतरे बच्चों के लिए खरीदे गए। अच्छा हाँ, ये भी कोई नियम नहीं है कि संतरा किलो में ही मिलेगा, ये उसकी उपलब्धता के आधार पर तय होता है कि कौन सी चीज़ पीस में बिकेगी, कौन सी चीज़ वज़न में बिकेगी। तो ये कोई शाश्वत नियम नहीं है कि संतरा किलो में ही बिकेगा या केला पीस में ही बिकेगा। तो खैर, तो यहाँ पर हम आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम आर लगाएंगे। आर हम प्लूरल के लिए लगाते हैं जहाँ पर बहुवचन की वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। 9वां देखते हैं, द पुलिस डैश नॉट मेड एनी अरेस्ट। इसकी हिंदी होगी कि पुलिस नॉट मेड नहीं बनाया या नहीं किया, एनी अरेस्ट यानी किसी को हिरासत में नहीं लिया। अरेस्ट मतलब हिरासत में लेना। पुलिस ने किसी को हिरासत में नहीं लिया। इसमें हैज़ या हैव इन दोनों में से किसी एक को लगाना है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, तो पीछे इसी पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पुलिस शब्द है ये हमेशा प्लूरल में आता है। तो जब प्लूरल में आएगा तो यहाँ पर हम हैज़ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम हैव लगाएंगे। तो ये हो जाएगा द पुलिस हैव नॉट मेड एनी अरेस्ट। उसके बाद 10वां नंबर है, पॉलिटिक्स डैश ए प्रोफेशन नाउ अडेज। तो पॉलिटिक्स, एक मिनट इसको हम लाइट मोड में लगा देते हैं। तो पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति, डैश ए प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय होता है उसको प्रोफेशन बोलते हैं। नाउ डेज, नाउ डेज मतलब होता है इन दिनों या आजकल। इसमें बी फैमिली की वर्ब लगेगी, इज एम आर में से कोई एक लगेगा। तो यहाँ पर क्या लग सकता है, तो यहाँ पर राजनीति एक ए लगा है ना, ए प्रोफेशन यानी एक व्यवसाय है। आजकल राजनीति एक व्यवसाय हो गया है या एक व्यवसाय है। तो इसमें हम लगाएंगे इज़, क्योंकि पॉलिटिक्स में एस भले लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर ये सिंगुलर ही है, इस वजह से हम इसमें इज़ लगाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया और ये पॉलिटिक्स हो गया, इस प्रकार के कई वाक्य हैं जो सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पर हम इज़ लगाएंगे। उसके बाद अब हम एक्सरसाइज 4A में आते हैं। पहला सेंटेंस है द न्यूज़ आर करेक्ट। तो इसको हमें सही करना है कि इसमें क्या क्या सही है। तो हम देखते हैं, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है और अभी अभी हमने बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर इस्तेमाल होंगे। वही हमारा न्यूज़ भी वही आता है। इसमें आखिरी में एस लगा हुआ है लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर में आएगा। तो जब अगर न्यूज़ एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है, तो फिर हमारी वर्ब भी एक वचन ही होगी। तो जो वर्ब आर लगी है ये आर के बजाय एक वचन कर देंगे, इसको हम इज कर देंगे। तो सही वाक्य हमारा हो जाएगा द न्यूज़ इज़ करेक्ट। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। इसकी हिंदी हो जाएगी कि आई कुड नॉट गेट, मैं नहीं प्राप्त कर सका, गुड मार्क, अच्छे अंक, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, मैं अंग्रेजी में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सका। तो अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सका मतलब बुरे अंक प्राप्त किया। बुरे अंक क्या है, इसने ये नहीं कहा कि मैंने 0 अंक प्राप्त किया या मैंने 1 अंक प्राप्त किया, मतलब कि ये अच्छे नहीं, अच्छे का मतलब जैसे मान लीजिए अगर 50 नंबर पेपर है तो अच्छा हो गया 40 या 35 और बुरा हो गया 20 या 22, 17 के नीचे तो फेल ही हो गया। तो मतलब एक से अधिक की बात हो रही है, एक नंबर से ज़्यादा की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर हम मार्क जहाँ लिखा हुआ है उसको मार्क्स कर लेंगे, क्योंकि निश्चित ही एक से अधिक अंक हैं इसके पास, भले ही अच्छे अंक नहीं प्राप्त किया है, तो हम यहाँ मार्क्स कर लेंगे। तो इसमें एक ही गलती थी, जो मार्क लिखा है इसमें एस जोड़ देंगे, इसको हम प्लूरल बना लेंगे। तीसरे सेंटेंस में आते हैं द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ ये बाइबिल का एक वचन है। ईसा मसीह ने कहा था कि वेज मतलब होता है मेहनताना या मजदूरी, जो आपके काम के बदले में आपको मिले, आपके कर्म के बदले में आपको मिले, वो होता है वेज। तो वेजेस ऑफ सिन, सिन मतलब होता है पाप,
और तो जो पाप की कमाई है, पाप करने के बदले का जो मेहनताना है, वो मृत्यु है। यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर इज होगा। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ होगा, बाइबिल में इज लिखा हुआ है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अगला सेंटेंस है 10 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 10 शीप्स, 10 मतलब 10, शीप्स मतलब भेड़, आर ग्रेजिंग चर रही हैं, इन द फील्ड, फील्ड मतलब मैदान में। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है इस रूल्स ऑफ नाउन में, इस टॉपिक में, कि सीप जो भेड़ का जो ये इंग्लिश है, सीप है, ये सदैव सीप रहेगी, चाहे एक वचन की हम बात कर रहे हों चाहे बहुवचन की बात कर रहे हों। तो यहाँ पर 10 सीप हो जाएगा, 10 सीप आर ग्रेजिंग, आर ही रहेगा, इज नहीं होगा, क्योंकि पीछे 10 लगा हुआ है, तो हम जानते हैं कि एक से अधिक सीप की बात हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है, इसलिए वहाँ पर आर ही लगा रहेगा। 10 सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, द हाउस इज अंडर रिपेयर्स। इसकी हिंदी होगी कि घर, अंडर मतलब नीचे होना। अभी पूरी लाइन पढ़ते हैं तो इसका अर्थ समझ में आएगा। रिपेयर्स, रिपेयर मतलब होता है मरम्मत करना, अंडर रिपेयर्स मतलब होगा कि मरम्मत के नीचे, मतलब कि निर्माणाधीन है, बन रहा है, अभी उसमें काम चल रहा है घर में। यहाँ क्या सही हो सकता है? तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सही हैं, यहाँ केवल रिपेयर शब्द गलत लिखा हुआ है, इसमें एस नहीं होता है, रिपेयर शब्द होता है, रिपेयर शब्द नहीं होता, तो हम इसमें से एस हटा देंगे। अगला देखते हैं, इट इज़ ए नाइस पोइट्री। इसकी हिंदी होगी इट इज़, यानी यह है, ए नाइस एक अच्छी, पोइट्री, पोइट्री मतलब होता है, देखिए एक शब्द होता है पोइट्री, एक होता है पोयम। पोयम मतलब होता है कविता, और पोइट्री मतलब होता है काव्य। तो काव्य और कविता में अंतर है। कविता तो एक कविता है, पर जो काव्य है वो पूरी विधा का नाम है, उसके अंदर सारी कविताएं आ गई, या एक ग्रुप ऑफ पोएम्स आ गया, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स आ गया। तो यहाँ पर पोएट्री जो शब्द होता है वो उसको गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल है, पर पीछे इसमें ए लिखा है, ए नाइस, तो ऐसी चीज़ यहाँ होनी चाहिए जिसको हम गिन सकते हैं, क्योंकि ए लिखा है यानी एक लिखा है, तो हम यहाँ पर पोयम कर देंगे, इट इज़ ए नाइस पोयम, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगले वाक्य में आते हैं, 7वां नंबर है, योर इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स। ये एकदम सीधा सा है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था कि जो इन्फॉर्मेशन शब्द होता है वो सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा, जैसे न्यूज़ सिंगुलर इस्तेमाल होता है वैसे ही इन्फॉर्मेशन भी सिंगुलर इस्तेमाल होता है। तो इन्फॉर्मेशन मतलब होता है सूचना, कि तुम्हारी सूचनाएं गलत हैं, इस लाइन का अर्थ हुआ। फॉल्स मतलब गलत होना। इसमें हम सही करेक्ट क्या करेंगे, ये हो जाएगा योर इन्फॉर्मेशन, एस हटा देंगे इन्फॉर्मेशन से, और आर को हम इज कर देंगे। जब इन्फॉर्मेशन सिंगुलर हो गया तो इसकी हम वर्ब को भी सिंगुलर कर देंगे। आपकी सूचना गलत है, आपकी सूचनाएं गलत हैं नहीं, आपकी सूचना गलत है। अब ये वाक्य सही हुआ। 8वां नंबर है, मम्स आर डेंजरस। मम्स एक बीमारी है जिसकी हिंदी होती है गलसुआ। तो मम्स आर डेंजरस, डेंजरस मतलब होता था खतरनाक, मतलब कि मम्स खतरनाक है, इस लाइन का ये अर्थ हुआ। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, तो मम्स जो है वो एक बीमारी है, सिंगुलर बीमारी है, एक वचन है, एक बीमारी का नाम है, कई सारी बीमारियों का वो ग्रुप नहीं है, वो सिर्फ एक बीमारी है, तो यहाँ पर इज लगेगा, मम्स इज डेंजरस। अच्छा, मम्स के पीछे द भी लगा सकते हैं या लगाते हैं, तो आप इसके पीछे, अगर इसके पीछे कभी रिक्त स्थान के रूप में पूछेगा और इसके मम्स के पीछे अगर छोड़ देगा तो वहाँ आप द लगा दीजिएगा। द बीमारियों के नाम के पीछे नहीं लगता है, ऐसा हम लोगों ने आर्टिकल्स टॉपिक में सीखा था, लेकिन कुछ अपवाद हैं, 4 या 5 इसके अपवाद हैं, जैसे मम्स एक अपवाद है, और एक फ्लू बीमारी है वो उसके पीछे दा लगाते हैं, कोल्ड के पीछे दा लगाते हैं, रिकेट्स के पीछे दा लगाते हैं, और मीजल्स के पीछे दा लगाते हैं। मीजल्स जो है वो खसरा एक बीमारी है, वो उसके पीछे भी हम दा लगाते हैं, पर ये अपवाद हैं, नहीं तो हम बीमारियों के नाम के पीछे दा
नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर मम्स इज डेंजरस हो जाएगा। 9वां है आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। मैंने देखा 3 डियर्स, 3 हिरन को इन द फॉरेस्ट, जंगल में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 20 मिनट का वीडियो हो गया है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट, हम लोगों ने पीछे रूल में पढ़ा हुआ है कि जो डियर शब्द है वो एक वचन में भी डियर ही लिखेंगे, बहुवचन में भी डियर ही लिखेंगे। तो आई सा 3 डियर्स, तो हम डियर से एस हटा देंगे, बाकी ये सेंटेंस सही है। अगला देखते हैं, फुल मैनी फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन। अभी इस ये 10वें नंबर को भी छोड़ते हैं, इसको इस वीडियो के बाद कल का जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसको हम डिटेल में बताएंगे। यानी ये जो एक्सरसाइज 4A है, इसके बाद आएगी एक्सरसाइज 4B और एक्सरसाइज 4। तो इसके बाद की 2 एक्सरसाइज हैं, कल वाली वीडियो में हम इसको डिटेल में बताएंगे। अभी 11वां नंबर देखते हैं, कालिदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। इसकी हिंदी हुई, कालिदास है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे महान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब होगा कि सबसे महान में से एक, पोएट ऑफ इंडिया मतलब कि भारत के कवि हैं वो, जो भारत के सबसे महान कवि हैं उनमें से वो एक हैं। तो देखिए ग्रेटेस्ट जो शब्द होता है ये एक तुलनात्मक शब्द है। अगर ग्रेटेस्ट लिखा है तो ज़रूर यहाँ पर एक से अधिक लोगों के बीच की बात हो रही होगी, सिंगल व्यक्ति ग्रेटेस्ट नहीं होगा। ग्रेटेस्ट है यानी कोई लोग हैं जो उससे पीछे हैं, उससे नीचे हैं। तो यहाँ कवियों की बात हो रही है, तो अगर कई कवियों की तुलना हो रही है तो पोएट नहीं होगा, यहाँ पोएट्स हो जाएगा। यहाँ हम पोएट के आगे पोएट्स लिख लेंगे। एक और रूल है कि वन ऑफ जब शब्द आ जाता है, वन ऑफ द, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन लिखा जाता है। इस वजह से भी हम यहाँ पर पोएट्स कर देंगे। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला है 12वां, हिज पोइट्रीज आर मिस्टिक। इस पंक्ति का अर्थ होगा, हिज मतलब उसकी, पोइट्रीज मतलब कविताएं, आर मिस्टिक, आर मतलब है, मिस्टिक मतलब होता है रहस्यमयी। और रहस्यमयी कैसा, जैसे कोई कहे कि मैं आत्मा के सच को जानता हूँ, तो ये एक रहस्यमयी बात है, क्योंकि ना तो आत्मा किसी ने देखी है, जब आत्मा किसी ने देखी नहीं तो आत्मा को जानेंगे कैसे। तो ये एक रहस्य है, अगर कोई कहता है तो ये रहस्यमयी बात है। और रहस्यमयी कविताएं कैसे कौन लिखता है, जैसे इसके जैसे उदाहरण है, एक कवि थे बहुत पहले हुए हैं, जलालुद्दीन रूमी। रूमी की कविताओं की पुस्तकें हैं जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। तो रूमी को हम एक मिस्टिक कवि मानते हैं, मतलब रहस्यमयी कवि। उनकी कविताएं, सारी कविताएं नहीं लेकिन कई उनकी कविताएं जो आध्यात्मिक कविताएं रहेंगी, वो रहस्यमयी कविताएं उनको बोल सकते हैं। तो मिस्टिक कविताएं तो वो वैसी ही थी। तो इसमें हम सही क्या करेंगे, हिज पोइट्रीज आर मिस्टिक। तो पहली तो बात हम लोगों ने पीछे क्या सीखा था इसी पाठ में, कि पोइट्री शब्द का बहुवचन नहीं होगा, पोइट्री ही होगा, और पोइट्री सिंगुलर होगा। ये हम लोगों ने पीछे सीखा था इसी पार्ट में, इसी लेसन में। तो यहाँ पर हो जाएगा हिज पोइट्री इज मिस्टिक, क्योंकि पोइट्रीज नहीं होता है, पोइट्री ही होगा, और वो उसमें जो वर्ब है वो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। तो उसका काव्य रहस्यमयी है। अब इसका सही ये अर्थ हुआ, उसका काव्य रहस्यमयी है। पोइट्री मतलब काव्य। जब हम काव्य कहेंगे, जैसे किसी के लिए कहेंगे कि उसका काव्य रहस्यमयी है, तो हम उसकी जितनी भी उसने पोएम्स लिखी हैं उस सब की बात कर रहे हैं, जितना भी पद्य लिखा है उसने उस सब की बात कर रहे हैं। फिर 13वां है, सम थीफ हैज़ इंटर्ड माई हाउस। सम थीफ, कुछ चोर, हैज़ इंटर्ड मेरे घर में प्रवेश किए आए, मतलब कि हाँ, हैज़ इंटर्ड आए माई हाउस मेरे घर में, कुछ चोर मेरे घर में आए। तो सम थीप्स, थीफ है एक वचन, थीफ मतलब होता है चोर, पर सम थीफ यानी कुछ चोर, तो थीप्स को हम बहुवचन बना देंगे। थीफ का बहुवचन क्या हो जाएगा, थीव्स हो जाएगा, THIEVES, सम थीव्स हो जाएगा। और चूंकि
चोर का, थीफ का बहुवचन हो गया है तो हम हैज़ को भी हैव कर देंगे। अब ये सही हो गया, सम थीव्स हैव इंटर्ड माई हाउस। अब ये वाक्य करेक्ट हो गया। 14वां देखते हैं, ही बाट 3 शॉप्स। ही बाट 3 शॉप्स, इसकी हिंदी हुई कि उसने 3 साबुन खरीदे। यहाँ पर 3 लगा हुआ है, संख्या क्लियर है, इस वजह से हम एस को हटा देंगे। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है कि हम इसको कर सकते हैं कि ही बाट 3 सोप बार्स। देखिए सोप मतलब तो साबुन होता है। साबुन अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन माना जाएगा, लेकिन जब हम उसकी संख्यात्मक या उसके क्वांटिटी की बात करेंगे तब वो काउंटेबल हो जाएगा। पर जब ये अनकाउंटेबल होगा उस समय इसको हम कैसे लिखते हैं या कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ए बार ऑफ सोप। ए बार ऑफ, ए बार नहीं कह सकते, इसको कहेंगे ए बार ऑफ सोप। मतलब कि बार मतलब वही जो टुकड़ा है या जो पीस है उसी को आप समझिए। या तो इसको कर सकते हैं कि केक्स ऑफ सोप। ये इसके तरीके, विभिन्न तरीके हैं कि जैसे ही बाट 3 सोप बार्स कर सकते हैं या फिर ही बाट 3 केक्स ऑफ सोप कर सकते हैं। अगर जैसे उसने एक ही साबुन, एक ही ब्रांड की, एक ही प्रकार की 3 साबुन खरीदी हैं, तब हम कहेंगे ही बाट 3 बार्स ऑफ सोप या ही बाट 3 केक्स ऑफ सोप। और अगर उसने तीनों अलग अलग प्रकार की, अलग अलग ब्रांड की साबुन खरीद ली है, तब हम कहेंगे ही बाट 3 टाइप्स ऑफ सोप या ही बाट 3 ब्रांड्स ऑफ सोप। तो इसके इतने सारे तरीके हैं। आप केवल वहाँ से एस भी हटा सकते हैं, ये भी तरीका है। या फिर आप लिख सकते हैं कि ही बाट 3 बार्स ऑफ सोप या ही बाट 3 केक्स ऑफ सोप। और अगर वो अलग अलग ब्रांड के हैं, हालांकि यहाँ पर वो अलग ब्रांड का नहीं है, उसने एक ही प्रकार की साबुन खरीदी है, तो यहाँ पर यही हम 2 तरीके से इसको कर सकते हैं कि ही बाट 3 बार्स ऑफ सोप कर सकते हैं या ही बाट 3 केक्स ऑफ सोप कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि ही बाट 3 सोप बार्स। तो इसके इतने तरीके हैं। फिर अगला कौन सा है? हाँ, 15वां, हर चाइल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम द मीज़ल। उसका जो बच्चा है वह सफरिंग मतलब सफ़र करना मतलब पीड़ित है, वो पीड़ित है, कष्ट पा रहा है। फ्रॉम द मीज़ल, मीज़ल जो बीमारी है, खसरा जो बीमारी है, उससे वो कष्ट पा रहा है। इसमें क्या गलत है? इसमें गलती है मीजल शब्द में। मीजल नहीं होता है, मीजल्स शब्द होता है। तो हम मीजल में एली के आगे एस जोड़ेंगे, तब इस बीमारी का नाम सही होगा। यहाँ पर ये वर्ड ही गलत लिख गया है और उतना ही केवल इनकरेक्ट है, बाकी ये सेंटेंस करेक्ट है। 16वां देखते हैं, द पुअर इज़ अनहैप्पी। इसकी हिंदी हुई कि गरीब दुखी हैं या दुखी होते हैं। तो यहाँ पर इज़ हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम आर लगाएंगे। पुअर कॉमन नाउन है, तो गरीब, द पुअर यानी सब गरीब, दुनिया भर के सब गरीब वो दुखी होते हैं या दुखी हैं। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ सब गरीब दुखी है, ऐसा नहीं कहेंगे, यानी बहुत सारे जितने गरीब हैं सभी की बात कर रहे हैं। तो हम उसके आगे हैं लिखेंगे ना, हैं बोलेंगे तो हैं के लिए आर आता है के लिए इज़ आता है, तो हम यहाँ पर आर लगाएंगे। उसके बाद 17वां है, माई ट्राउज़र आर डर्टी। यहाँ पर हमने पीछे सीखा था कि ट्राउज़र नहीं होता है, ट्राउज़र तो केवल एक पैर के लिए होगा। ट्राउज़र से सही शब्द होता है क्योंकि वो दोनों पैर में पहना जाता है, अलग अलग 2 पैर का है। तो आप कभी ट्राउज़र नहीं पहन के जा सकते हैं। आप कैसे बाहर निकलेंगे तो एक पैर में आपके वो पैंट रहे, एक में नहीं रहे। पैंट भी पैंट्स होता है, वो पैंट हम कहेंगे जब एक ही पैर में वो रहे, एक पैर आपका ऐसे ही बिना कपड़े के रहे, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा माई ट्राउज़र्स आर डर्टी। अब ये वाक्य सही हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, 18 नंबर है, अशोक्स पेंसिल्स कलर इज़ रेड। अशोक अपास्ट्रफी मतलब होता है काकी के, तो अशोक की पेंसिल का कलर इज़ रेड मतलब कलर यानी रंग लाल है। तो एक हम लोगों ने नियम पढ़ा है कि एक वाक्य में 2 अपास्ट्रफी नहीं लगाएंगे।
तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको इस प्रकार करना है कि इसके एक अपास्ट्रफी इसका हट जाए। तो इसको हम इस प्रकार करेंगे कि द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज़ रेड। अब ये वाक्य सही हो गया। फिर से हम इसको बोल देते हैं कि द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज़ रेड। इस प्रकार से इसको हम करेंगे। 19वां देखते हैं, इज़ योर सीजर्स डल। इज़ योर मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य है कि क्या आपका सीजर्स मतलब कैंचियाँ, डल मतलब होता है, डल के बहुत सारे अर्थ हैं, यहाँ पर डल का अर्थ होगा मंद। क्या आपकी कैंचियाँ मंद है, यानी उसकी जो धार है वो मंद हो गई है, चल नहीं रही है। यहाँ पर क्या गलती है, तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि सीजर्स जो शब्द है वो बहुवचन में आता है, तो हम इज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। आर योर सीजर्स डल, ये वाक्य सही हुआ। अब 20वां देखते हैं, ही हैज़ ब्रोकन द चेयर्स लेग्स। ही हैज़ ब्रोकन उसने तोड़ दिया या तोड़ डाला, द चेयर्स लेग्स यानी कुर्सी के पैरों को। ही हैज़ ब्रोकन द चेयर्स लेग्स, उसने कुर्सी के पैरों को तोड़ डाला। इसका करेक्ट क्या होगा, इसको देखिए कुर्सी जो है वो निर्जीव है, उसको हम आप से बनाएंगे कि इसका हो जाएगा ही हैज़ ब्रोकन द लेग्स ऑफ चेयर। अब ये वाक्य सही हुआ, ही हैज़ ब्रोकन द लेग्स ऑफ चेयर। इस तरह से इस वाक्य को लिखा जाएगा, चेयर्स लेग्स इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। 21वां देखते हैं, डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेस। डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेस मतलब डू नॉट का मतलब नहीं, टेक मतलब कि न लो, कहाँ गया, नोटिस मतलब ध्यान देना या सूचना लेना, या इसका यही मतलब हुआ कि उसकी जो एडवाइस मतलब सलाह है, सलाहें हैं। नहीं ये तो नीचे आ गए हम, कौन सा था, 21 नंबर, हाँ, डू नॉट टेक नोटिस ऑफ, हाँ वही है एडवाइसेस, उसकी सलाहों पर तुम ध्यान मत दो, इसकी ये हिंदी हुई। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम लोगों ने पीछे ये नियम पढ़ा है कि एडवाइस को हम प्लूरल नहीं करेंगे, उसमें एडवाइसेस नहीं कर सकते हैं, एस नहीं जोड़ सकते हैं, एडवाइस ही रहेगा वो जब भी रहेगा। अगर हमको करना हुआ तो कैसे करेंगे, तब हम पीसेस ऑफ एडवाइस कर देंगे, उससे वो बहुवचन के लिए इंगित हो जाएगा। अभी केवल एडवाइस शब्द में हम एस नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसमें एस हटा देंगे, डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइस। अब ये वाक्य सही हो गया। उसके बाद 22 नंबर देखते हैं, जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ। जिम्नास्टिक एक खेल है शरीर का, उसमें बहुत ज़बरदस्त शरीर की कसरत हो जाती है, व्यायाम हो जाता है, हाथ पैर खूब चलाने होते हैं उसमें। तो जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ मतलब जिम्नास्टिक्स स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये एक खेल है, ये खेलों का समूह नहीं है, एक खेल है, तो यहाँ पर वर्ब भी हमारी सिंगुलर लगेगी, आर नहीं होगा। इसमें भले एस लगा है, यही कि ये भ्रम हो जाए लोगों को, इसलिए आर लगा दिया गया है। यहाँ पर आर के स्थान पर हम इज करेंगे। जिम्नास्टिक्स एक खेल है, सिंगुलर है, तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, जिम्नास्टिक्स इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये हम लोगों ने इसी टॉपिक में पीछे सीखा है जिम्नास्टिक्स के बारे में भी, कि हम उसको सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। 23वां देखते हैं, ही नीड्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। ही नीड्स, उसको आवश्यकता है, ए पेयर ऑफ यानी एक जोड़ी, स्पेक्टिकल मतलब होता है चश्मा। तो चश्मा तो होता है, लेकिन चश्मा कब होगा, जब वो केवल एक आंख में पहना जाएगा, लेकिन ये तो दोनों आंख में पहना जाता है, इस वजह से इसको स्पेक्टिकल्स बोलेंगे। तो उसको एक जोड़ी चश्मों की ज़रूरत है। ये वाक्य सही हुआ हिंदी में। तो हम इसमें जो स्पेक्टिकल लिखा हुआ है उसमें हम आगे एस जोड़ लेंगे, स्पेक्टिकल के LE के आगे एस जोड़ लेंगे, तब ये वाक्य सही हो जाएगा, ही नीड्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। उसके बाद 24 नंबर, ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेस। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, लॉट्स ऑफ एडवाइसेस मतलब कि लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारी, एडवाइसेस मतलब सलाहें, उसने मुझे बहुत सारी सलाहें दी। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि एडवाइसेस नहीं होगा, एस नहीं लगता एडवाइस में, उसको एडवाइस
एडवाइस हटा देंगे। और एक और चीज़ है, जो लॉट्स ऑफ होता है इससे अधिक फॉर्मल होता है ए लॉट ऑफ। हम इसको इसको पीछे लगाएंगे, ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस। अब ये बहुवचन भी हो गया और एडवाइस का एस भी हट गया और ये वाक्य भी करेक्ट हो गया। ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस मतलब उसने मुझे बहुत सारी सलाह दिया। इसको हम मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस भी कर सकते हैं कि उसने, पीस मतलब होता है, पीस के बहुत सारे अर्थ होंगे लेकिन यहाँ पर पीस अर्थ मतलब संख्या के रूप में आएगा कि उसने कई सारी संख्या में सलाह दिया। जैसे जैसे आप लोग बर्फ़ी खाते हैं, तो जैसे आपने 2 बर्फ़ी खाई तो कहा जाएगा कि आपने 2 पीस बर्फ़ी खाई, वो संख्यात्मक रूप में पीस आ गया। पीस मतलब टुकड़ा भी होता है, पीस के हर शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन हम कहाँ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं इससे पता चलेगा कि हम उसके किस उस जगह पर हम उसका कौन सा अर्थ निकालेंगे या कौन सा अर्थ हम उसका लगाएंगे। तो जैसे आपके यहाँ रिश्तेदार आ जाएंगे, आप उनको बर्फ़ी देंगे, आप उनसे कहेंगे कि 1 पीस बर्फ़ी लीजिए। तो ये उदाहरण ये बताने के लिए हमने किया कि जो पीस है उसको संख्या के रूप में भी हम मानते हैं, तो मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस भी यहाँ कर सकते हैं। बाकी तो उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस, ही यहाँ पर ये इस सेंटेंस को करेक्ट कर दिया, सही कर दिया है। 25 नंबर देखते हैं। लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स। इसकी हिंदी होगी कि लाइट्स मतलब प्रकाश, ट्रेवल्स मतलब गति करता है या जाता है, फास्टर। फास्ट मतलब होता है तेज चलना, फास्टर मतलब, फास्टर ये तुलनात्मक वर्ड हो गया। फास्ट अकेले अपने आप में है, फास्ट मतलब तेज, फास्टर मतलब कि कम से कम 2 चीज़ों की बात हो रही है, तभी फास्टर शब्द आया। एक तुलनात्मक वर्ड है, तो फास्टर है, किससे फास्टर है, किससे तेज है, देन, फास्टर देन यानी साउंड्स। साउंड मतलब ध्वनि, प्रकाश ध्वनि से अधिक तेज गति से चलता है। इस लाइन का ये अर्थ हुआ। इसमें करेक्ट क्या करना है, इसमें देखिए जो लाइट है यानी जो प्रकाश है और जो साउंड ध्वनि है, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनका बहुवचन नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लाइट का एस हटा देंगे, क्योंकि लाइट भी हम लाइट्स मतलब कि बहुत सारी लाइट्स ऐसा नहीं है। प्रकाश तो एक ही तरह वो गति करता है जैसे जो सूर्य का प्रकाश है, तो लाइट्स अनकाउंटेबल है तो हम इसका एस हटा देंगे। अनकाउंटेबल है इस वजह से इसका बहुवचन नहीं होगा, इसलिए हम एस हटाएंगे। और हम साउंड्स का भी एस हटाएंगे, तब ये जाके सही हो जाएगा। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। अब ये वाक्य सही हुआ। उसके बाद है 26 नंबर। ऑल द फर्नीचर्स इन माई रूम आर ब्रोकन। इसकी हिंदी देखते हैं। इसकी हिंदी होगी ऑल द फर्नीचर्स मतलब कि सारा फर्नीचर इन माई रूम मेरे कमरे का आर ब्रोकन टूटा हुआ है। मेरे कमरे का सारा फर्नीचर टूटा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इस टॉपिक में सीखा हुआ है कि फर्नीचर को हम फर्नीचर ही लिखेंगे, उसमें एस नहीं जोड़ सकते हैं। एस जोड़कर उसका बहुवचन हम नहीं बनाएंगे। अगर पहले तो उसमें एस जोड़ते नहीं हैं, पर अगर हमको बहुवचन बनाना है तो हम उसमें पीछे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर करके हम उसका बहुवचन बनाएंगे। ऐसा हमारे इस टॉपिक में हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन माई रूम आर ब्रोकन। अब ये वाक्य करेक्ट हो गया। उसके बाद 27 नंबर आता है। 27 नंबर है कि द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। पोएट मतलब कवि, स्कॉलर मतलब होता है छात्र कह लीजिए या शोध छात्र कह लीजिए, जो शोध करते हैं एमए के बाद पीएचडी करते समय, उनको स्कॉलर बोलते हैं। या किसी भी एक चीज़ में बहुत गूढ़, बहुत अंदर तक कोई पहुंच जाए, उसी एक चीज़ के बारे में खोजता रहे, उसी एक चीज़ के बारे में अध्ययन करता रहे, तो वो स्कॉलर है। तो छात्र है। तो कहाँ गया वाक्य, हाँ, द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड मतलब कवि और वो जो शोध छात्र है वो मर चुके हैं, मरे हुए हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर के स्थान पर हम इज़ लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे। द पोएट एंड स्कॉलर इज़ डेड, तब ये वाक्य सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन
इन दियर ओन इंटरेस्ट्स। इसकी हिंदी देखते हैं। द कमिटी मतलब समिति हैज़ अराइव्ड, अराइव्ड मतलब कि पहुंची है, एट दिस डिसीजन, एट दिस डिसीजन मतलब होता है निर्णय, इस निर्णय पर पहुंची है। अराइव मतलब होता है, अराइव्ड मतलब पहुंचना। इन दियर ओन इंटरेस्ट, इन दियर, दियर मतलब उनके, ओन मतलब स्वयं के, इंटरेस्ट मतलब लाभ। मतलब कमिटी इस निर्णय पर पहुंची है, मतलब अपने लाभ के लिए इस डिसीजन में, इस निर्णय तक पहुंची है, अपने स्वयं के लाभ के लिए। यानी उनको किसी चीज़ में अपना लाभ दिखा उस समिति के लोगों को, या तो उस निर्णय पर वो पहुंच गए। उनको लगा कि इस निर्णय पर पहुंचने में ही भलाई है, लाभ है, झंझट नहीं है। दूसरे निर्णय पर पहुंचेंगे तो और प्रश्न उठेंगे और झंझट बढ़ेगी, तो हम इस निर्णय पर आ जाते हैं जिससे शांति है, लाभ है। तो इस एक निर्णय पर वो पहुंची है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, जब हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि जब समिति एक मत रहेगी तो वो एक वचन जैसा, उसमें वो एक वचन का प्रयोग करते हैं। और जब वो कमिटी अलग अलग होगी, यानी एक डिसीजन पर नहीं पहुंचेगी, कुछ लोग एक डिसीजन पर रहेंगे, कुछ लोग दूसरे डिसीजन लेंगे, सहमत नहीं रहेंगे, बटे हुए रहेंगे, तब हम उनका प्लूरल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जैसे लिखा है कि द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन दियर ओन इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा कमिटी हैज़ अराइव्ड। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी ये सीखा है कि समिति जब एक मत रहती है तो एक वचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो दियर लिखा है, यहाँ पर हम इट्स लिखेंगे, इट्स ओन इंटरेस्ट, मतलब कि समिति इस डिसीजन पर पहुंची इसके अपने लाभ के लिए। यानी अब हम पूरी समिति के लिए कह रहे हैं, पूरी समिति के लिए कह रहे हैं कि इसके अपने लाभ के लिए। और अगर वो बटे हुए होते तब हम प्लूरल लगाते, तब हम हैज़ के बजाय वहाँ हैव कहते, हैव करते, और यहाँ पर हम दियर करते। दियर मतलब तब ये होता कि उनके अपने लाभ, उनके मतलब कि जो आधे इधर वाले हैं उनकी भी अलग बात हम करते, और जो आधे उधर वाले हैं उनकी भी बात करते। तो यहाँ पर हो जाएगा द कमिटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन इट्स ओन इंटरेस्ट। और अगर ये अलग अलग होता तो हम वहाँ हैज़ के स्थान पर हैव करते, और यहाँ पर हम दियर करते। फिर अगले पर अब आते हैं। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट। द जूरी वॉज डिवाइडेड, जूरी मतलब होता है निर्णायक समिति, कमिटी मतलब होता है समिति, और जूरी मतलब होता है निर्णायक समिति। जूरी जो निर्णय देगी, जो जजमेंट पास करेगी किसी भी मामले में, किसी भी मुद्दे में। तो वाज डिवाइडेड मतलब बटी हुई थी। देखिए यहाँ पर ये बटा हुआ है, बटी हुई है। जूरी भी एक समिति है पर वो निर्णायक समिति है। इन इट्स ओपिनियन, जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, यानी अपनी राय में वो बटी हुई है। एंड कुड नॉट एग्री, और सहमत नहीं है, सहमत नहीं हो पाए हैं। एज टू द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब होता है जो निर्णय वो देंगे, जो निर्णय देना है उस पर वो लोग सहमत नहीं हो पाए हैं, वो लोग बटे हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चूंकि वो बटे हुए हैं इसलिए अब यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर सिंगुलर नहीं होगा। अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि जब जो भी समिति है वो अगर सब एक मत है तो एक वचन की तरह वहाँ पर वर्ब लगेगी, एक वचन हम उसको मानेंगे। और अगर वो बढ़ जाती है समिति, अलग अलग निर्णय देगी, अलग अलग राय बनाएगी, अलग अलग बिंदु तक पहुँचेगी, तब वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर द जूरी वाज डिवाइडेड नहीं होगा, द जूरी वर डिवाइडेड हो जाएगा। इन इट्स ओपिनियन के स्थान पर हो जाएगा इन दियर ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट। अब ये वाक्य सही हो गया। द जूरी वर डिवाइडेड, जूरी बटी हुई थी, इन दियर ओपिनियन अपने राय में, अपने विचार में, एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट, और वो निर्णय पर क्या कहते हैं सहमत, एक मत नहीं हो पाए। तो हम वाज को वेयर कर देंगे और इट्स के स्थान पर हम दियर कर देंगे। फिर अगला आता है, तीसरा नंबर है, अवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। अवर रूम्स रूफ,
रूम, देखिए अपास्ट्रोफी एस मतलब काकी के, यानी हमारा जो कमरा है उसकी जो छत है, रूफ मतलब छत, लीक्स, लीक मतलब होता है छेद होना या कहीं हल्का फटा होना, तो बैडली यानी बुरी तरह से इन द रेनी सीजन, रेन मतलब बारिश और रेनी मतलब बरसात का, सीजन मतलब मौसम। तो जो हमारे कमरे की छत है वो बरसात के मौसम में बुरी तरह से लीक करती है, यानी उसमें से पानी गिरता है। तो इसका इसका क्या करेक्ट करेंगे, तो निर्जीव के साथ हम लोग काकी के लिए पास्ट टफियस से नहीं बताते हैं, उसमें हम आफ से करते हैं, बताते हैं आमतौर पर। तो इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा द रूफ ऑफ आवर रूम। जो आवर रूम्स है ना, आवर रूम्स रूफ, इसको हम करेंगे द रूफ ऑफ आवर रूम। अब इसके आगे लिखेंगे लीक्स वर्डली इन द रेनी सीजन। अब ये वाक्य सही हुआ। तो जो आवर रूम्स रूफ है उसको हम करेंगे द रूफ ऑफ आवर रूम, उस अपास्ट्रफी को हटाएंगे और इस तरह से हटाएंगे द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स वर्डली इन द रेनी सीजन। तो अब ये वाक्य करेक्ट हुआ। फिर है 31, देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस। देयर आर मतलब यहाँ है, फाइन मतलब सुंदर, अच्छे, फर्नीचर्स यानी फर्नीचर, इन द हाउस, फर्नीचर मतलब फर्नीचर की ऐसे तो कोई सीधे हिंदी नहीं होती है। फर्नीचर्स मतलब जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, ये सब फर्नीचर है। तो इन द हाउस मतलब कि घर के अंदर सुंदर फर्नीचर हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि फर्नीचर्स का बहुवचन नहीं होता है। तो जब फर्नीचर एक वचन है तो हम उसकी वर्ब भी एक वचन कर देंगे। देयर इज़ फाइन फर्नीचर इन द हाउस, मतलब यहाँ घर में सुंदर फर्नीचर है। इस तरह से हम इसको करेंगे। उसके बाद अगला है आई गेव हर ए 10 रुपीज़ नोट। मैंने दिया उसे, हर मतलब उसको, 10 रुपीज़ नोट मतलब कि 10 रुपये का एक नोट दिया। तो इसको इसमें कैसे हम इसको सही कराएंगे, तो देखिए नोट जो है वो नाउन है और उसके पीछे कंपाउंड नाउन है। तो हम लोगों ने ये सीखा था कि नाउन के पहले जब कंपाउंड नाउन आएगा तो वो एडजेक्टिव का कार्य करेगा, तो इस वजह से वो बहुवचन नहीं होगा। तो यहाँ से हम रुपीज से एस को हटा देंगे कि उसने मुझे एक 10 रुपया का नोट दिया। इस रुपीज से हम एस हटा देंगे, तब ये वाक्य करेक्ट हो जाएगा। पीछे हम लोगों ने इसका कंपाउंड नाउन का एक हम रूल पीछे पढ़े भी थे, इसी क्या कहते हैं टॉपिक में। आप लोग पीछे वाले वीडियो को देख लीजिएगा। फिर ये अगला है आई लाइक किड्स पोएट्रीज़। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, किड्स, कीट एक जॉन कीट्स एक कवि हैं, विदेशी कवि हैं। पोइट्रीज़ मतलब पोइट्री मतलब काव्य और पोयम मतलब कविता। पोइट्रीज जैसा कोई शब्द नहीं होता। ये पोइट्री को इन्होंने पोइट्रीज लिख दिया है, पर ये इनकरेक्ट है। हम लोगों ने सीखा है कि पोइट्री का बहुवचन पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री ही लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हम आई लाइक किड्स पोइट्री कर लेंगे कि मुझे किड्स का काव्य पसंद है, यानी किड्स ने जितनी भी पोएम्स लिखी हैं वो सब मुझे पसंद है। 34 नंबर है आई एट ए लॉट ऑफ फिशेस। मैंने खाया ए लॉट ऑफ फिशेस, बहुत सारी मछलियों को। यहाँ पर क्या हम इस्तेमाल करेंगे, तो जब हम खाने की बात करते हैं, खाने में जब मछली प्रयोग करते हैं तो हम उसका बहुवचन नहीं बनाते। तो जो ए लॉट ऑफ है उसका तो पहले से ही मतलब होगा कि बहुत सी, और यहाँ फिशेस नहीं होगा, यहाँ पर हम केवल फिश लिखेंगे। इससे जुड़ा हुआ रूल भी हम लोग पीछे इस टॉपिक में पीछे पढ़े थे। तो यहाँ हो जाएगा आई एट ए लॉट ऑफ फिश। ए लॉट ऑफ से ही पता चल गया कि हमने बहुत मछली खाई, हमने नहीं, मैंने। तो ये एक्सरसाइज आपकी दो, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4A यहाँ कंप्लीट होता है। और कल शाम की वीडियो में हम
4B और 4 जो बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर हैं उनको हम कल करेंगे, क्योंकि ये एक वीडियो 50 मिनट का हो गया है। और इसमें जो एक हमने पीछे एक सेंटेंस छोड़ा हुआ है उसको कल की वीडियो में हम पहले बताएंगे, उसके बाद फिर आगे 4B और 4 एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों को जहाँ भी नहीं समझ में आया हो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।